बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल किया जाता है। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आपकी किताब का नाम है जनरल साइंस 7वीं जमात के लिए। आज हम इस सबक से चैप्टर नेचुरल डिजास्टर आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम इस सबक का हिस्सा नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इस सबक का पहला हिस्सा आप लोगों ने पढ़ चुके हो। लोग अपनी पिछली मालूमात का हम इयादा भी करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस सबक को पढ़ने के बाद आपको क्या हासिल होगा, आपके अंदर क्या तब्दीली आएगी। आप लोग इस बारे में जान लोगे कि बिजली की कड़क के वक्त क्या एहतियात करेंगे, बिजली से बचाव के तरीके बता सकेंगे, आतिशफ़शा किसे कहते हैं, उसके फटने से क्या होता है, सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी के तबाहकुन असरात बता सकेंगे, अगर आप किसी तूफान में घिर जाएं तो क्या करेंगे। तो बच्चों, आप लोग इन तमाम सवालात के जवाबात देने के काबिल हो जाओगे इंशाअल्लाह। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने चंद नेचुरल डिज़ास्टर यानी कि कुदरती आफात की जो तस्वीर हैं, आप लोग ने इस सबक के हिस्सा नंबर 1 में इन तमाम आफतों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर चुके हो। ठीक है, आगे हम देखें तो भला क्या आपने आसमान में चमकने वाली बिजली देखी है ना। अभी जस्ट बारिश का मौसम गुजरा है, बहुत ज़्यादा हमने बारिश के मौसम में इंजॉय भी किया है, हमने आसमान में चमकने वाली बिजली भी देखी है ना। तो ये जो है वो बारिश के मौसम में हमें अक्सर दिखाई देती है। आप लोगों को मालूम है बिजली किस तरह पैदा होती है। सबक नंबर 8 जो बर्क सुकूनी सबक था, इस सबक में आपने बिजली की पैदावार और बिजली गिरने के ताल्लुक से मालूमात हासिल की है। इस सबक में आप बिजली की कुछ और खुसूसियात और बिजली से बचाव के तरीके मालूम करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे बिजली गिरना। लाइटनिंग जो है वो बिजली किस तरह गिरती है। आप लोगों को पता है कि सभी बिजलियां ज़मीन पर नहीं गिरती। 95% बिजलियां आसमान ही में होती हैं। सिर्फ 5% बिजलियां ज़मीन तक पहुंचती हैं। बिजली एक ही बादल, दो बादलों या बादल और ज़मीन के दरमियान पैदा हो सकती है। कुर्रा फ़ज़ाई में हर सेकंड तकरीबन 40 बिजलियां चमकती हैं। बिजली की वजह से पैदा होने वाला दर्जा हरारत सूरज के दर्जा हरारत से ज़्यादा होता है। देखिए, बिजली की वजह से जो दर्जा हरारत पैदा होता है वो सूरज के दर्जा हरारत से ज़्यादा होता है। ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव में आई हुई हवा अचानक फैलती है और शदीद गरज की आवाज़ पैदा होती है ना। देखिए, आप लोगों के सामने है कि जब दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो दबाव पैदा होता है और दबाव में जो हवा जिस हवा पर दबाव होता है वो अचानक फैलती है और शदीद गरज की आवाज़ पैदा होती है। तो हम बिजली चमकने के साथ साथ इसी वजह से शदीद घनगरज की आवाज़ भी हम सुनते हैं, हमें कानों में सुनाई देती है। अब आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए दुनिया भर में बिजली गिरने का तनासब जो है वो खुले मैदान में सबसे ज़्यादा होता है। दुनिया भर में बिजली गिरने से होने वाली अमवात का तनासब कम होने के बावजूद बचे हुए लोगों पर होने वाले असरात देरपा हुए हैं, है ना। बिजली गिरने से जो
افراد جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جو اثرات بجلی گرنے سے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دنوں تک دکھائی دیتے ہیں، رہتے ہیں۔ بجلی سے متاثرہ شخص کا فوری علاج کروایا جائے تو اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ہمیں بجلی سے متاثر افراد کو فوراً جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دینا چاہیے۔ اگر ان کا فوری علاج کروایا جائے تو ان کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکتی ہے۔ بجلی گرنے کے مقامات کا مشاہدہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بجلی کھلے میدان میں، سب سے کم درخت کے نیچے اور پانی کے قریب گرتی ہے۔ عام طور پر ہمیشہ انسان کسی اونچے مقام یا اونچی جگہ پر موجود ہو تو یہ حادثات واقع ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے بچوں کہ زیادہ تر بجلیاں جو ہیں وہ کھلے میدان میں گرتی ہیں یا پھر کسی اونچی جگہ پر، اونچے مقام پر اگر ہم ہوں تو یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ بچوں اب آپ لوگوں کو کہ بجلی کی کڑک کے وقت کیا احتیاط کریں۔ ہم کیا احتیاط کریں گے جب بجلی کڑک رہی ہوگی؟ تو سب سے پہلے کھلے میدان میں یا درخت کے نیچے کھڑے نہ رہیں یا اونچے مقام درخت پر نہ چڑھیں۔ بجلی کے کھمبے، ٹیلی فون کے کھمبے، ٹاور وغیرہ کے قریب کھڑے نہ رہیں۔ دیہات، کھیت، صحن، باغ اور مکان کے اطراف کے تار کے کمپاؤنڈ کو نہ چھوئیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کب کرنی ہیں؟ جب بجلی کڑک رہی ہو تو ہمیں یہ تمام چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اسکوٹر، سائیکل، ٹریکٹر، کشتی پر ہوں تو فوراً اتر کر محفوظ جگہ چلے جائیں۔ ایک وقت میں کئی لوگ ایک ہی جگہ نہ رہیں۔ اس کا خیال رکھیں کہ دو افراد کے درمیان اندازاً 15 فٹ کا فاصلہ رہے۔ بجلی کے ایسے آلات استعمال نہ کریں جن سے پلگ جڑا ہوا ہو۔ ٹیلی فون، موبائل کا استعمال نہ کریں۔ پیر کے نیچے خشک لکڑی، پلاسٹک، ٹاٹ، خشک گھاس پھوس رکھیں۔ دونوں پیر ملا کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر تلوؤں پر بیٹھیں۔ تیراک مچھیرے فوراً پانی سے باہر آ جائیں۔ پکے مکان سب سے محفوظ مقام ہے۔ معلوم کیجیے کہ آپ کے مکان کے آس پاس اونچی عمارتوں پر برق روبہ آلہ ہے یا نہیں۔ ضروری ہو تو اپنے مکان پر بھی برق روبہ لگائیے۔ برق روبہ مطلب لائٹننگ راڈ، جو بجلی گرنے سے جس سے عمارتوں کی اور آس پاس کے علاقے کی حفاظت ہوتی ہے، وہ آلہ جو ہے وہ برق روبہ کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے سبق نمبر 8 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ آتش فشاں، وولکینو۔ آتش فشاں کا پھٹنا ایک قدرتی عمل ہے۔ زمین کا اندرونی حصہ بے حد گرم ہے۔ اندرونی سے بیرونی حصے کے جانب یا سطح زمین تک گرم مادوں کی ہلچل مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے بعض وقت قشرے کے نیچے موجود ٹھوس، مائع اور گیسی مادے قشرے کی جانب دھکیلے جاتے ہیں۔ یہ مادے قشرے کے باہر خارج ہو کر سطح زمین پر آ کر بہنے لگیں تو اسے آتش فشاں کا پھٹنا کہتے ہیں۔ تو دیکھیے بچوں، آتش فشاں جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک قدرتی عمل ہے نا؟ آتش فشاں قدرتی عمل ہے۔ زمین کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بے حد گرم ہو جاتا ہے اور اندر سے بیرونی حصے کی طرف سطح زمین سے کیا گرم مادے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ حرکت کرتے رہتے ہیں، اور اس حرکت کی وجہ سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ مادے زمین کی سطح سے باہر آ جاتے ہیں، اور جو قشرے کے نیچے ٹھوس، مائع اور گیسی مادے ہوتے ہیں وہ قشرے سے باہر خارج ہو کر سطح زمین پر آ کر بہنے لگیں تو یہی حالت جو ہے وہ کہلاتی ہے آتش فشاں کا پھٹنا۔ آتش فشاں کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ کے پھٹنے سے لاوا، بھاپ، گرم کیچڑ، گندھک جیسے کیمیائی مادے زمین کی سطح پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکریاں اور پہاڑ وجود میں آتے ہیں۔ آتش فشاں کے ذریعے خارج ہونے والی راکھ اور گیسوں کے ذریعے ماحول
आलूदा होता है। कई बार आतिशफ़शा की वजह से बारिश होती है। गर्म हवा की वजह से दर्जाए हरारत बढ़ता है। गर्म लावे में जंगल बस्तियां दफन हो जाती हैं। आतिशफ़शा जिस तरह ज़मीन पर होते हैं, इसी तरह समंदर में भी पाए जाते हैं। ज़मीन के आतिशफ़शा के फटने से जो मादे खारिज होते हैं, वही मादे समंदर में पाए जाते हैं। समंदर में मौजूद आतिशफ़शा के फटने से कुछ जज़ीरे वजूद में आते हैं। आतिशफ़शा के फटने को टालना, फटने के बाद इसे रोकना या इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं होता। देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं इस तस्वीर में कि किस तरीके से आतिशफ़शा फटता है और अंदर के कचरे के अंदर का जो गर्म गर्म लावा होता है वो बहता है। भाप, धूल, गंधक, धुआं, कितना खतरनाक दर्जे हरारत खारिज होता है, तो हम इस पर काबू नहीं पा सकते। सिर्फ इसकी पेशगोई करना उसके लिहाज से आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हुआ है। तो बच्चों, आप लोगों को ये याद रखना है। आतिशफ़शा देखिए किस तरह से फटता है और जो गर्म गर्म अंदर का जो लावा होता है वो बह कर जो है वो सतह ज़मीन पर फैलते जाता है और फैल कर जब ये थोड़ा सूखता है तो उससे क्या होता है, टेकरियां वजूद में आती हैं। टेकरियां और पहाड़ जो है वो वजूद में आते हैं। तो जिस तरीके से आतिशफ़शा ज़मीन पर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह समंदर में भी पाए जाते हैं। समंदर में जब ये आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सुनामी आती है। अब आप लोगों को बताना है, याद करना है कि ज़लज़ला किसे कहते हैं। कश्र अर्ज़ के फटने और उसमें रूनुमा होने वाले इर्तियाश को ज़लज़ला कहते हैं। ज़मीन की तरह ही समंदर की तह में ज़लज़ले आते हैं और आतिशफ़शा फटते हैं। समंदर में ज़लज़ले आने पर बाहर खारिज होने वाली तवानाई पानी को ऊपर की जानिब ढकेलती है। समंदर में ज़लज़ले आने पर बाहर खारिज होने वाली तवानाई पानी को ऊपर की जानिब ढकेलती है। नतीजे में समंदर में मखसूस किस्म की लहरें बनती हैं। ये लहरें जहाँ बनती हैं वहाँ ज़्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन बहुत तेज़ रफ्तार से दूर दूर तक फैलने लगती हैं। बड़े पैमाने पर ज़मीन खिसकती है, किनारे के करीब की ज़मीन जो है वो दलदल में बदल जाती है, नक़्ल व हमल में रुकावट पैदा होती है। समंदर से मरबूत सनअतों पर मुज़िर असरात की वजह से अवामी ज़िंदगी में खलल पड़ता है। बंदरगाहों को नुकसान पहुँचता है ना? सुनामी जो है वो एक ज़मीनी कुदरती आफ़त है और इससे होने वाली इसको टालना जो है वो नामुमकिन है। अब हम देखेंगे सुनामी से बचने की तदाबीर। समंदर की तह में ज़लज़ले के नतीजे में सुनामी लहरें उठने पर फ़ौरन उसका अंदाज़ा लगाकर किनारे से करीब के इलाकों में रहने वाले लोगों को खतरे की इत्तला देना ज़रूरी होता है ना? लोगों को, आसपास के लोगों को जिस एरिया में सुनामी आने का जो है वो अंदेशा होता है, अगर इत्तला मिल जाए तो फ़ौरन जो है वो उस इलाके को खाली कर देना चाहिए। और इसके लिए खला में मुअल्लक़ मसनूई सैयारे से बहुत मदद मिलती है। जो सैटेलाइट जो होते हैं वो इन तमाम चीज़ों के बारे में दुनिया वालों को इत्तला फ़राहम करते हैं। इसलिए जो खला में मुअल्लक़ जो सैटेलाइट होते हैं, मसनूई सैयारे होते हैं, ये जो है सुनामी आने की पेशगी इत्तला हमें फ़राहम करते हैं, जिससे हमें बहुत मदद मिलती है। आगे की कुदरती आफत हम देखेंगे, तूफान, स्टॉर्म। तूफान किस तरह पैदा होते हैं, उनके असरात क्या होते हैं। फिशुम जमात में आप लोगों ने तूफान का पैदा होना और उसके असरात के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। अगर आप किसी तूफान में घिर जाएं तो क्या करेंगे। देखिए बच्चों, तूफान भी जो है ये एक कुदरती आफत है
और तूफान का किस तरह पैदा होता है, उसके असरात क्या होते हैं, ये हम बारिश के मौसम में देखते हैं, है ना। हमारे मुंबई में कभी ना कभी कोई ना कोई तूफान जो है वो आता रहता है, जिसकी वजह से 2 3 4 दिनों तक मुसलसल मूसलाधार बारिश होती है, हवाएं चलती हैं। अभी पिछले ही दिनों बहुत ज़्यादा शिद्दत की हवाएं चली थी, बहुत ज़्यादा दरख्त गिरे थे, इमारतों को नुकसान पहुंचा था, पतरे उड़ गए थे। तो आप लोगों इस बारे में वाकिफ हैं कि तूफान किस तरह पैदा होता है, उसके असरात क्या होते हैं। अब हमें देखना है कि तूफान में घिर जाएं तो क्या करेंगे। आप लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार। तो बच्चों, अगर आप किसी तूफान में गिर जाएं तो जिस दरख्त का इमारत पर गिरने का खदशा हो, हमें उसकी टहनियाँ जो है वो काट देनी चाहिए। देखिए, जब तूफान आता है तो बहुत शिद्दत की हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से जो दरख्त होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे तस्वीर में पूरी सड़क पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के दरख्त जो है वो उखड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मुख्तलिफ साजो सामान है, इमारतें जो है वो ढह गई हैं। तो दरख्त जो है वो इमारतों पर गिरने का खदशा होता है या रास्ते पर गिर जाते हैं। तो हमें अगर पता हो कि ये दरख्त जो है वो कमज़ोर हो गया है या हमें उसका खतरा हो दरख्त के गिरने का, तो उनकी टहनियाँ जो है वो हमें पाबंदी से काटनी चाहिए ताकि हम नुकसान से बच सकें। अगर आप घर से बाहर हैं तो जहां हो उसकी इत्तला करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को दीजिए, है ना। अगर आप घर से बाहर हैं तो उसकी फौरन इत्तला हमें अपने करीबी रिश्तेदारों को दे देनी चाहिए। आप खुद बाहर हों तो महफूज मकाम में आसरा लें। तूफान के वक्त अगर हम बाहर हों तो क्या करना चाहिए, हमें फौरन किसी महफूज मकाम पर चले जाना चाहिए। गैस रेगुलेटर के स्विच और लाइट बंद करें। अगर हम घर में हों तो हमारे घर में जो गैस है, रेगुलेटर है, उसके स्विच को हमें बंद कर देना चाहिए, लाइट वगैरह भी बंद कर देनी चाहिए। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आने वाली आफत से आगाह करें, उन्हें महफूज मकामात पर जाने का मशवरा दें। जो लोग घर से दूर हों उनको अपने घर में कुछ वक्त आसरा दें, है ना। तूफान में अगर कोई लोग फंस जाते हैं और हम करीब हैं, हम उनको देख पाते हैं, तो हमें ऐसे लोगों की मदद करना है और उनको अपने घर में आसरा देना है। अब हम देख क्या करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सन 1965 में एक बैनुल अक़वामी अदारा यूएनडीपी मुस्तकिल तौर पर कायम किया है। दुनिया के तकरीबन 177 ममालिक इस तंजीम के रुकन हैं। इस अदारे का अहम काम आफात के दौरान ज़रूरी अशिया, माली इमदाद और रज़ाकार आफात के मकाम पर रवाना करना है। रज़ाकार बोले तो जो आफत के दौरान काम करते हैं, जो मैन पावर होती है, उसे हम रज़ाकार कहेंगे। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो बैनुल अक़वामी अदारा कायम किया गया है यूएनडीपी, वो अदारा जो है वो क्या करता है, ज़रूरी अशिया, माली इमदाद और रज़ाकार अफराद जो है वो फराहम करता है जिस मकाम पर कुदरती आफत आई हुई होती है। उसके साथ ही मदद के लिए बैनुल अक़वामी तिब्बी टीमें और दूसरी माहिरीन के ग्रोह को भिजवाने का काम भी करता है। तिब्बी टीम बोले तो जो डॉक्टरों की टीम और जो दूसरे माहिरीन होते हैं उनको भी भेजने का काम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि हम कुदरती आफत के बारे में पढ़ी, उनके तबाहकुन असरात क्या होते हैं और अगर हम किसी कुदरती आफत में गिर जाएं तो हमें किस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। आइए अब हम कुछ सवालों की तरफ आते हैं जो हमारी किताब में दिए गए हैं। क्या बिजली गिरने से होने वाले जानी नुकसान को टाला जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब है, बिजली गिरने से होने वाले जानी नुकसान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन तूफान दोबारा में बिजली चमकने के दौरान हमें एहतियात बरतनी चाहिए। बिजली चमकने के दौरान हमें अपने घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर घर के बाहर है तो हमारे हाथ में छाता नहीं होना चाहिए। कहीं हमें महफूज मकाम पर थोड़ी देर के लिए पनाह ले लेनी चाहिए। ऐसे वक्त हमें घर में ही रहना है, एहतियात के साथ पनाह लेनी है।
सुनामी किसे कहते हैं, वो किस तरह पैदा होती है? तो हमारा जवाब है सुनामी यानी साहिल समंदर पर आकर टकराने वाली ऊंची ऊंची समुद्री लहरें जो साहिली इलाकों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाती हैं। सुनामी जापानी जबान का एक लफ्ज है। समंदर की तह में फटने वाले आतिशफशा अखराज या समंदर की तह में आने वाले जलजलों की वजह से ये सुनामी लहरें पैदा होती हैं। ज़लज़ले की वजह से खारिज होने वाली तवानाई पानी को ऊपर ढकेलती है। इसके नतीजे में लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें जहाँ बनती हैं वहाँ ज़्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन एक तवील फासले तक तेज़ी से फैल जाती हैं। इन लहरों की रफ्तार 800 ता 900 किलोमीटर फी घंटा होती है। साहिली मकामात तक पहुँचते पहुँचते इनकी रफ्तार में कमी हो जाती है, लेकिन इनकी ऊंचाई में बेहद इजाफा हो जाता है। बाज़ मर्तबा इन सुनामी लहरों की ऊंचाई 100 फीट तक हो जाती है। ये लहरें साहिली इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाती हैं। सवाल है हमारा, आतिशफशा के फटने से होने वाले असरात वाज़ेह कीजिए। जवाब, जब किसी मकाम पर आतिशफशां फटता है तो इसमें कीमियाई मादे जैसे लावा, भाप, गर्म कीचड़, गंधक वगैरह बाहर खारिज किए जाते हैं। ये मादे आमतौर पर अंदरूनी कशरे में मौजूद होते हैं। जब ये मादे खारिज किए जाते हैं तो इनसे टेकरियां और पहाड़ वजूद में आते हैं। इन मादों से ज़मीन की हैयत तब्दील हो जाती है। आतिशफशां से खारिज होने वाली गैसों और राख से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता है। गर्म गैसों की वजह से अतराफ के इलाकों के दर्जा हरारत में बेहद इजाफा हो जाता है। आमतौर पर आतिशफशा फटने के असरात से बारिश बरसना शुरू हो जाती है। गर्म लावे के बहने से करीबी जंगलात और इंसानी आबादियां गर्म कीचड़ में दफन हो जाती हैं। हमारा सवाल है, बिजली गिरने से जानी नुकसान टालने की क्या तदाबीर है? जवाब, तूफान, बादोबारा और बिजली चमकने के दौरान हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिजली की कड़क के दौरान हमें खुले मैदान, दरख्त के नीचे या किसी ऊंचे मकाम पर पनाह हासिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में इन मकामात पर बिजली गिरने का इम्कान रहता है। बिजली या टेलीफोन के खंभे और टावर वगैरह के करीब करीब खड़ा नहीं रहना चाहिए। ऐसे वक्त पानी में तैरने से बाज रहना चाहिए। अपनी बिल्डिंग की छत पर बरकरोबा आले की तनसीब करना चाहिए। हमारा महाराष्ट्र में आफात के दौरान हुस्न इंतजाम के तहत सैलाब, चट्टान खसकने के ताल्लुक से कौन सी तदाबीर इख्तियार की गई हैं? महाराष्ट्र में लोगों की जिंदगी और असासों की हिफाजत के लिए आफात के लिए हुस्न इंतजाम का छोटा सा अदारा कायम किया गया है। इस अदारे के तहत लोगों को तूफान, जलजलों या सैलाबों से मुताल्लिक पेशगी इत्तलाआत फराहम की जाती हैं। 1976 में सरकार ने कौमी सैलाब कमीशन कायम किया। इस कमीशन के जरिए सैलाब पर काबू पाने के खसूसी इकदाम किए गए हैं। कौमी सतह से लेकर देही इलाकों तक सैलाब पर काबू पाने का मंसूबा तैयार रखा जाता है। इस मंसूबे पर अमल करके सरकार जानी व माली नुकसान को रोकने के लिए खसूसी इकदाम करती है। अगर बादल फटने और चट्टानों के खिसकने पर लोगों के रिहायशी मकानात को नुकसान होता है तो सरकार आर्जी पनाहगाहें मुहैया कराती है। कुदरती आफात के खतरे के बाद सरकार लोगों के इनखला और उन्हें महफूज मकामात पर बसाने की हत्तल इम्कान कोशिश करती है। आफात के दौरान मुतासिर लोगों को हर किस्म की मदद फराहम करने का मंसूबा अमल में लाती है। तो हमने सॉरी सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा। तो बिजली का गिरने के वक्त क्या एहतियात करेंगे, आतिशफशा के फटने से क्या होता है, सुनामी के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे, अगर आप किसी तूफान में घिर जाएं तो क्या करेंगे, आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम के ताल्लुक से अपने घरों में कौन कौन सी चीज़ों की जांच करेंगे। तो इन तमाम के बारे में हमने मालूमात हासिल की है। तो आपके सामने कुछ सवालात हैं। खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ मुंतखब कीजिए। पहला सवाल, खाली जगह का फटना एक कुदरती अमल है। दो ऑप्शन है, आतिशफशा, पहाड़। तो सही ऑप्शन है
आतिश फशां का फटना एक कुदरती अमल है। सवाल नंबर 2, आतिश फशां जिस तरह जमीन पर होते हैं इसी तरह खाली जगह में भी पाए जाते हैं। समंदर, मैदान, तो सही ऑप्शन है समंदर। तीसरा सवाल, सुनामी डैश जबान का लफ्ज है। सुनामी जो है वो जापानी जबान का लफ्ज है। चौथा सवाल है हमारा, सुनामी लहरों की रफ्तार खाली जगह किलोमीटर फी घंटा होती है। पहला ऑप्शन है 400 था 500, दूसरा ऑप्शन है 800 था 900। तो सुनामी लहरों की रफ्तार 800 था 900 किलोमीटर फी घंटा है। डैश में बिजली गिरने का तनासुब सबसे ज्यादा है। घर, खुले मैदान, तो खुले मैदान में बिजली गिरने का तनासुब सबसे ज्यादा है। नंबर 6 सवाल, बिजली चमकने के वक्त खाली जगह सबसे महफूज मकाम है। पक्के मकान, छत, तो पक्के मकान जो है वो बिजली चमकने के वक्त तो पक्के मकान सबसे महफूज मकाम है। सवाल नंबर 7, सुनामी आने से डैश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। समंदर, बंदरगाहें, तो जब सुनामी आ जाती है तो जो बंदरगाहें होती हैं उनको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सवाल नंबर 8, सुनामी लहरों से बचने के लिए खला में मुअल्लक खाली जगह से बहुत मदद मिलती है। मसनूई सैयारे, कुदरती सैयारे, तो सही ऑप्शन जो है वो मसनूई सैयारे। घर काम के सवालात आपकी स्क्रीन के सामने हैं बच्चों। पहला सवाल, सुनामी लहरों की आफात से इंसानी जिंदगी को बचाया जा सकता है, कैसे? सवाल नंबर 2, क्या आपने आसमान में चमकने वाली बिजली देखी है, कब? सवाल नंबर 3, इंटरनेट के जरिए आफत ज़दा इलाके की मालूमात जमा कीजिए। इन तीनों सवालात के जवाबात आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड करना है, अपनी टीचर से चेक करवाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।